गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयश्री एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी डेली लाइफ में कई तरह की आवाज़ें सुनते होंगे। इन सब को साइंस में एक जिस शब्द से पढ़ा और समझा जाता है उस शब्द को ध्वनि कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी ध्वनि है। ध्वनि के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है, ध्वनि है क्या? तो ध्वनि क्या है? जब भी ऐसा आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी चीज उठती है कि ध्वनि के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, यानी वो चीज जिसके ना होने पर ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो है माध्यम। यानी ध्वनि के होने के लिए माध्यम का होना सबसे आवश्यक है। या हम ये कह सकते हैं कि माध्यम की अनुपस्थिति में ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं है। अब माध्यम तीनों प्रकार का हो सकता है। माध्यम ठोस भी हो सकता है, माध्यम कोई गैस भी हो सकती है, या माध्यम द्रव भी हो सकता है। ध्वनि की चाल इन सब माध्यमों में अलग अलग प्रकार से होती है। इस सब का अध्ययन भी हम आगे आने वाली क्लासों में विस्तार से करेंगे। अब अगला सवाल उठता है, ध्वनि हमें सुनाई कैसे देती है? तो ध्वनि सुनने का जो प्रोसेस है वो आप देखिए, जैसे कोई सोर्स है यहाँ पे जिससे ध्वनि निकल रही है, और जिस स्थान पर ध्वनि का स्रोत होगा, यानी ध्वनि जहाँ से उत्पन्न होगी, वहाँ माध्यम के जो कण है, जिस भी माध्यम में हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी माध्यम हो सकता है, वो स्रोत के बिल्कुल पास वाले कणों में कंपन उत्पन्न होगा। कंपन किसी भी प्रकार से होता है। कंपन को भी हम अभी थोड़ी देर बाद विस्तार से सीखेंगे कंपन किस प्रकार से होता है। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि स्रोत अपने बिल्कुल पास वाले माध्यम के कणों को कंपन करता है, और ये कंपन, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा होती है, ध्वनि का जो कंपन होता है वो कंपन के कण, यानी माध्यम के कणों में जो कंपन होता है वो अपनी ऊर्जा को बिल्कुल पास वाले कणों को कंपन करते हुए दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। इसी प्रकार ये कंपन एक कण से दूसरे कण में आगे बढ़ते हुए अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करते हुए जो श्रोता होता है, मान लीजिए ये स्रोत है और ये श्रोता है, इस प्रकार ध्वनि कंपन करते हुए ऊर्जा तरंग के रूप में स्रोत से श्रोता तक पहुंचती है। तो यहाँ पे एक और शब्द हमें जानने को मिला कि ध्वनि ऊर्जा है, और ध्वनि आगे कैसे बढ़ती है? ध्वनि आगे तरंग रूप में बढ़ती है। और कई कंपटीशन एग्जामों में सीधा एग्जाम्पल ले लिया जाता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इस चीज को भी आप नोट कीजिए। ध्वनि एक क्या है? यांत्रिक तरंग। अब ध्वनि के जो कंपन होते हैं, यानी ध्वनि माध्यम के कणों को जो कंपन करते हुए तरंग रूप में आगे बढ़ती है, इस आधार पर सभी तरंगों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। अब ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग जो होती है उसमें अभी हमने यहाँ देखा है कि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होने पर माध्यम के कणों का कंपन होता है। तो इसमें कंपन होता है वो संचरण की दिशा। जैसे मान लीजिए ये कोई स्रोत है और ये कोई श्रोता है। संचरण की दिशा, ध्वनि को इस दिशा से इस दिशा की ओर जाना है, लेकिन यहां पे कणों का कंपन इसके लंबवत दिशा में होगा। और इसी प्रकार अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का जो कंपन है वो संचरण की दिशा में होगा। यानी इनको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग होती है जिसमें माध्यम के कणों का कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होता है
और अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग होती है जिसमें माध्यम के कणों का कंपन संचरण की दिशा में होता है। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण में आप लीजिए रस्सी में तरंग, और प्रकाश तरंग, और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण आप देखिए। जो आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आती है। और अनुदैर्ध्य तरंग का एक और उदाहरण है स्प्रिंग में कंपन। तो इन सब उदाहरणों को अभी आप याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ होगी, अनुदैर्ध्य होगी, और भी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा। तो इन उदाहरणों को आप ध्यान रखिए कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आती है। और इसके साथ ही इन सब एग्जाम्पलों को भी आप ध्यान रखिए। मेनली हमारा टॉपिक आज का है ध्वनि। तो ध्वनि के लिए एक चीज नोट करिए कि ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। गति का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ पदों की आवश्यकता पड़ती है। आइए पहले इन पदों को एक एक करके समझते हैं। पहला पद हमारे पास जो है आयाम, आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब आयाम होता क्या है? अभी हमने देखा है कि माध्यम के कणों के कंपन के कारण ध्वनि संचरित होती है। तो आयाम और कुछ नहीं, माध्यम के किसी भी एक कण का अधिकतम विस्थापन। माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल ए से। और चूंकि ये विस्थापन है तो ये दूरी के मात्रकों में ही लिया जाएगा। तो इसका जो मात्रक होगा वो मीटर, सेंटीमीटर, दूरी के मात्रकों में हम देखेंगे। दूसरा पद हमारे पास आता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति किसी भी एकांक समय में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक हमारे पास है, या ये कहें कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। तीसरी चीज हमारे पास आती है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है? माना कोई तरंग इस प्रकार गति करती है, तो तरंग दैर्ध्य वो चीज है कि दो अधिकतम विस्थापनों के मध्य दूरी, या ये कहो कि दो निम्नतम विस्थापन। अब अधिकतम विस्थापन, निम्नतम विस्थापन को संपीड़न और विदलन भी बोला जाता है। संपीड़न विदलन में आप ऐसे मान लो, क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग का में कंपनों का जो विस्थापन है वो संचरण की दिशा के लंबवत होता है। कुछ कण एक दूसरे के पास आते हैं, ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, वापस दूसरी तरफ जाते हैं, और फिर ये कण दूसरे कण के पास जाता है, ऊर्जा ट्रांसफर करता है, फिर वापस अपनी माध्य स्थिति तक जाता है। तो कणों का अपनी माध्य स्थिति से निम्नतम और अधिकतम विस्थापन, तो बिल्कुल पास आना कणों का एक दूसरे के ऊर्जा ट्रांसफर के लिए ये संपीड़न कहलाता है। और ऊर्जा ट्रांसफर करके अपनी माध्य स्थिति तक वापस जाना, ये प्रक्रिया विरलन कहलाती है। इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है। तो तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलनों के मध्य की दूरी होती है। ये भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसका मात्रक भी मीटर, सेंटीमीटर, इस प्रकार कुछ लिया जाएगा। तरंग दैर्ध्य को जो प्रदर्शित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है लैम्डा।
कहीं भी हमें लैम्डा दिया हो तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो तरंग दैर्ध्य के बारे में हमें जानकारी देना चाहता है। अब अगली टर्म आती है टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल किसी भी एक तरंग का अपनी माध्य स्थिति से स्टार्ट होकर वापस उसी स्थिति तक आ जाने की प्रक्रिया को आवर्तकाल यानी उस कार्य में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कण यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके वापस पुनः इसी जगह पर आना, यानी ये इस पूरी क्रिया के दौरान लगने वाला जो समय है, यानी तरंग को एक आवर्त पूर्ण करने में लगा समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसका SI मात्रक सेकंड है। और आवर्तकाल को T से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली जो चीज़ है, एक तो किसी चीज़ को किससे प्रदर्शित किया जाता है और उसका मात्रक क्या है। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, आयाम को A से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक दूरी के मात्रकों की फॉर्म में लिया जाएगा। आवृत्ति है, आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंग दैर्ध्य दूरी है तो दूरी को मीटर सेंटीमीटर इनमें मात्रक में लिया जाता है, और दूर तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करने के लिए लैम्डा को काम में लिया जाता है। चौथी टर्म हमारे पास आवर्तकाल है। आवर्तकाल को कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है, इसका SI मात्रक सेकंड होता है। आइए तो अब एक बहुत काम की चीज आपको सिखाता हूं, जिसे कहते हैं तरंग समीकरण। इससे एग्जामों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तरंग समीकरण इस प्रकार है कि किसी तरंग का वेग, किसी तरंग का वेग क्या होता है? तरंग दैर्ध्य बटा आवर्तकाल। इसको आप नोट करिए और ध्यान रखिए। अब ये कैसे हुआ? किसी भी वस्तु का वेग ज्ञात करने के लिए वेग का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो लैम्डा, अभी लैम्डा हमने थोड़ी देर पहले ही जाना। लैम्डा क्या है? किसी कंपन में माध्यम का जो कण है वो अपने एक स्थिति से कंपन स्टार्ट करके, यानी तरंग का जो वो कंपन का कण है वो तरंग संचरण उस स्थिति से स्टार्ट करके पुनः तरंग बनाता हुआ वापस उसी बिंदु पर पहुंचे, वो दूरी लैम्डा होती है। यानी आसान शब्दों में इसको समझे तो किसी कण का संपीड़न से वापस संपीड़न तक की तय होने वाली दूरी, या किसी कण की विरलन से वापस विरलन तक पहुंचने में जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य होती है। और आवर्तकाल जो होता है उस एक तरंग के पूर्ण होने में लिया गया समय आवर्तकाल होता है। तो सीधा ये वेग तरंग समीकरण और कुछ नहीं, इसी का ही एक अपग्रेडेड रूप है ध्वनि के रूप में या किसी भी तरंग के रूप में। आपको इन तीनों में से कोई भी दो राशियां दे दी जाएंगी और तीसरी पूछ ली जाएगी, तो इन सबको याद रखिए, इस समीकरण को याद रखिए। आपको ये समीकरण याद होगी तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी इससे बेस्ड है वो कभी गलत नहीं होगा। ध्वनि को आवृत्ति परास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार है। ध्वनि को आवृत्ति परास के आधार पर पहली चीज तो ये नोट करिए कि 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। अब ये तीनों होती क्या है, एक दूसरे से कैसे अलग है? अपश्रव्य ध्वनि तरंगों के अंतर्गत वे तरंगे आती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ध्यान दीजिए, आवृत्ति अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ध्यान से समझा है, तो अगर आवृत्ति समझ में ना आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर आवृत्ति को ठीक से समझिए। तो अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। और पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत
वे ध्वनि तरंगे आती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती है। अब इन सभी ध्वनि तरंगों में जो मानव कण जिन ध्वनि तरंगों को सुन सकता है वो है श्रव्य ध्वनि तरंगे, या एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव किस आवृत्ति परास की ध्वनि को सुन सकता है, तो वहाँ पे हमको ऑप्शन टिक करना है श्रव्य ध्वनि तरंगे, और इनकी आवृत्ति परास 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं मानव श्रवण योग्य। इस चीज को आप नोट करिए। और अपश्रव्य तरंगे कहाँ हमें देखने को मिलेगी, कैसे सुनने को मिलेगी? अपश्रव्य ध्वनि तरंगे चूंकि हमारी मानव कण की आवृत्ति परास में नहीं आती है, हमें ये नहीं सुनाई देगी। ये ध्वनि तरंगे, इनके कुछ उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं। अपश्रव्य ध्वनि तरंगे आपको भूकंप के समय या ज्वालामुखी के समय, ज्वालामुखी विस्फोट जहाँ होगा उसके आसपास मिलेगी, लेकिन इसे हम नहीं सुन सकते। इसके लिए कुछ विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी चीज देखिए, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे रात्रि में विचर करने वाला जो प्राणी माना जाता है, चमगादड़ और कुछ कीट, अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों की पहचान करने के लिए ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, और उस ध्वनि तरंग के मार्ग में अवरोध के कारण इनको आगे आने वाले रास्ते का साफ साफ अनुमान हो जाता है, और ये रात्रि में भी सुरक्षित रूप से गति कर पाते हैं। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे चमगादड़ों या कुछ जीवों या कीटों द्वारा उत्पन्न की जाती है। अब इन सभी ध्वनि तरंगों में अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का काफ़ी हमारे यूज़ किया जाता है उपकरणों में, कई तरीके का इनका उपयोग होता है। अब इस उपकरणों के उपयोग को हम एक एक करके समझेंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के उपयोग में जो धातु का ब्लॉक होता है उसमें जो कोई भी दोष या दरार होती है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है। जिस दरार से में पराश्रव्य ध्वनि तरंग प्रवेश करती है, अगर वहाँ कुछ दोष हुआ तो वो परावर्तित होकर आती है और हमें धातु के ब्लॉक में जो दोष है उसका पता लग जाता है। दूसरा जो उपयोग हमारे पास है ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन से हृदय की गति का जो कंपनों का प्रतिबिंब लिया जाता है, यानी इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ये हृदय की जांच में काम आती है। और तीसरा जो उपयोग है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में गर्भकाल के दौरान भ्रूण की स्थिति का पता लगाने, उसकी स्वास्थ्य की जांच करने आदि सभी कामों में अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के अंदर पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण उपयोग है पथरी, यानी स्टोन जब गुर्दे में जमा हो जाती है तो पथरी को तोड़ने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। पथरी के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की सहायता से तोड़ दिया जाता है, ताकि वो छोटे छोटे कण मूत्र की सहायता से बाहर निकल जाए। इस प्रकार आपने आज ध्वनि का टॉपिक को अच्छे से समझा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।